आपने ये भी कहा था कि ब्रेकअप से 3 महीने के बाद आप रिकवर कर जाते हैं। अल्टीमेट आशिक सारे हमारे खिलाफ हो गए और जितने टूटे दिल वाले आशिक थे वो बिल्कुल ही खिलाफ हो गए। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है चेंज और ट्रांजिशन। अगर गोल्स बड़े हैं आपके ना तो फिर आपको वो ट्रांजिशन और चेंज लेना पड़ता है। जो शख्स बदलता नहीं है, तब्दील नहीं होता, चेंज की तरफ नहीं जाता, वो तरक्की नहीं कर सकता। तो टीवी मुझे पता लग गया भाई ये तो सारा जालिम समाज टीवी के खड़ा हुआ, इन्होंने मुझे टीवी पे नहीं जाने देना। तो मैंने कहा टीवी नहीं तो फिर रेडियो। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरोफियत से होंगे। आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमेशा डॉक्टर बरीरा इसको कंडक्ट करती हैं और ये पॉडकास्ट कासिम अली शाह फाउंडेशन का एक बड़ा ज़बरदस्त पॉडकास्ट है जिसको डॉक्टर बरीरा पिछले कुछ 7 माह से कंडक्ट कर रही हैं। और इससे पहले भी मेरे डॉक्टर बरीरा के बहुत से रेडियो प्रोग्राम्स हैं जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तकरीबन कह लीजिए 50 के करीब ये प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किए, जिसमें से 3 दर्जन से ज़्यादा अपलोड भी हो चुके हैं और बड़ी कमाल की फ़ीडबैक इन प्रोग्राम्स की आई। आज हमने थोड़ा सा फॉर्मेट बदला। आज का प्रोग्राम मैं खुद कंडक्ट कर रहा हूँ और आज का प्रोग्राम दरअसल एक फरमाइश है और ये फरमाइश बहुत से लोग कमेंट्स की शक्ल में और मिलते हैं तो स्पेशली कहते हैं और डॉक्टर बरीरा से भी कहते हैं कि डॉक्टर बरीरा अपने बारे में कुछ बताएं। तो इससे अच्छा कुछ नहीं था कि हमेशा डॉक्टर बरीरा इसको कंडक्ट करती हैं। आज मैं कंडक्ट करूंगा और डॉक्टर बरीरा से सवाल करेंगे उनके बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे उनके सफ़र को, उनके जर्नी को, उनकी स्ट्रगल को और वो अब कहाँ तक पहुँची हैं, क्या करने जा रही हैं और क्या उनके अज़ाइम हैं। वो एक उनका अपना कह लीजिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रेडियो का जर्नी उनका 15 साल से ज़्यादा का है और उसके साथ एक एकेडमिशियन के तौर पे, रिसर्चर के तौर पे बहुत सा काम किया है। आजकल क्या कर रही हैं ये भी पूछेंगे। तो डॉक्टर साहबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आज मेरा ख्याल है आपका इस अंदाज से ये पहला इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू मुझे आज अंदाजा हो रहा है, ये बड़ी मुश्किल सीट होती है। और ये अनप्लान्ड हमने अचानक सोचा कि इसको हमें कंडक्ट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल, ये मेरे सवालों को आपने लेना है हमारे सुनने वालों के ऑडियंस के क्वेश्चन है। ठीक हो गया जी। पहला सवाल ये कि आप पैदा कहाँ हुई और पैदा होने से आपकी जो एजुकेशन है, बड़ी बेसिक जो एजुकेशन है जी। मैं चाहूँगा कि ये एक बड़ा अच्छा मौका भी है कि आप ट्रिब्यूट पेश कर सकती हैं, आप एडमिट कर सकती हैं, एक्नॉलेज कर सकती हैं उन स्कूल टीचर्स को, सबको करते करते आखिरकार कॉलेज तक हमने आपको लेके जाना है। तो ये अपने पैदा होने से एजुकेशनल सफ़र, कॉलेज तक के सफ़र को थोड़ा सा बताइए। माहौल क्या था, इलाका क्या था, वैल्यूज़ क्या थी, कल्चर क्या था? मेरी पैदाइश ही सरगोदा की है और मैं अगर ये कहूँ कि मैं फ्रॉम माय फादर साइड, मेरे वालिद जो हैं वो सराइकी हमारा का है, उस तरह से ओरिजिन है सराइकी, नूरपुर थाल का इलाका है जहाँ से बिलोंग करते हैं। और वालिद मेरे जो हैं वो बेसिकली ज़मींदार हैं लेकिन उसके साथ वो पढ़े लिखे भी हैं, तो प्रोफेसर भी थे। और वालदा जो है मेरी प्योर कश्मीरीज़ हैं जिस तरह, और वो भी पढ़ी लिखी माशाल्लाह से, वो भी कॉलेज में पढ़ाती थी। तो दोनों पेरेंट्स जो थे वो एक तरह से वर्किंग प्रोफेशनल्स थे। मैंने देखा जिस तरह से उनको हमेशा काम करते हुए, एक थॉरो प्रोफेशनल्स उस तरह से। आई एम सेकंड नंबर पे मैं आती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं और उसके बाद मैं हूँ और मेरे बाद एक भाई और एक बहन है, तो हम 4 बहन भाई हैं। इनिशियल जो मेरी एजुकेशन थी, अगर मैं ये कहूँ कि बड़ी को फ्लैशी एजुकेशन मैंने रिसीव की है, और सरगोदा एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे कोई बहुत एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं थी इस तरह से। तो एक खैर पेरेंट्स ने अच्छे स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में मुझे इनिशियली पढ़ाया। उसके बाद मैट्रिक मैंने वहाँ से किया और फिर उसके बाद मैं कॉलेज जो था वो एयरबेस सेंट्रल कॉलेज सरगोदा, बहुत क्योंकि सरगोदा मशहूर है एयरफोर्स की वजह से, तो वहाँ पे हमारा एयरबेस कॉलेज होता था। एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन। मुझे लगता है मेरी पर्सनालिटी में जो चेंज आया, वो जो 2 साल मैंने एयरबेस कॉलेज में गुजारे इंटरमीडिएट के, और वो एक बड़ा जिस तरह से आपके रिकगनाइज़ होते हैं। अब इनिशियली ये था कि मेरा कुछ इस तरह, जैसे मैंने बताया कि एक ज़िम्मेदार फैमिली थी और फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे उस वक्त। ही वॉज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। तो उनका एक वो बड़ी बेटी के ऊपर वैसे भी बहुत ज़्यादा, अब नेचुरली होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा सख्ती भी होती है एंड यू नो आप उसके बहुत, तो मैंने कभी भी कोई बहुत जैसे कहें कि अल्ट्रा मॉडर्न या काइंड ऑफ लाइफस्टाइल मेरा कभी भी नहीं था। बल्कि बचपन से हमें बताया जाता था कि आपने जिस तरह से एक गांव और उसमें एक सेटअप होता है ख़ास तौर पे सराइकी फैमिलीज़ में कि बड़ी चादरें लेके आप बाहर निकल रहे हैं एंड यू नो यू वर टोल्ड कि स्कूल भी जाते थे तो आपने चादर लेके जानी है, आप उसके बगैर नहीं निकल सकते। तो ये वाला माहौल होता था हमारे, सख्ती होती थी बहुत। फादर के सामने ऊंची आवाज़ से नहीं आप बोल सकते, आते थे तो हम भाग के कमरे में मुझे होता था कि जी आप जाके चले जाएँ। तो मतलब एक बड़ा स्ट्रिक्ट सा इन्वायरमेंट होता था। मदर के साथ फिर थोड़ी ज़रा फ्रेंडशिप होती थी बट नॉट विद फादर।
और बहुत सी चीज़ें एक एक्सपेक्ट की जाती थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेटी के तौर के ऊपर वो मेरे ऊपर मौजूद होती थी। मतलब ये जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ ज़्यादा पैम्पर्ड उसमें इन्वायरमेंट में रहती हैं। हमारे तो इट वाज डिसाइडेड कि चाय अब्बू को देनी है शाम को, वो मेरी ड्यूटी होती थी और जो भी इवन भाइयों को भी करना, तो दैट वाज माय, मतलब वो मैं किया करती थी। अब मैं सोचती हूँ कि उसने शायद वो जो एक स्ट्रिक्ट मेरी तरबियत थी बचपन से, एक बड़ी डिसिप्लिन्ड, और उस तरह से शायद उसने मुझे ज़िंदगी में आगे बड़ा रफ एंड टफ भी बनाया और डिसिप्लिन भी बनाया, बिकॉज आई वॉजंट अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ द हाउस, के जिसको स्पॉइल कर दिया जाता है। तो एयरबेस कॉलेज में मैंने तालीम हासिल की। थोड़ा तालीम का भी अगर मैं ये कहूँ तो बहुत एंटरटेनिंग या बहुत वेलकमिंग इन्वायरमेंट मेरे घर का तालीम को लेके लड़कियों की नहीं था। अच्छा जी। हाँ, तो क्योंकि मेरे फादर, एक तो को एजुकेशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि को एजुकेशन, तो एयरबेस कॉलेज एक को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था। वहाँ पे जाने का मुझे शौक़ था कि भाई मैंने वहाँ पढ़ना है, बेस्ट में पढ़ना है। ये हमेशा से मेरे अंदर एक होता था कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आई शुड बी देयर। तो बड़ा मुझे एफर्ट करनी पड़ती थी फादर को मनाने में, और कभी उन्होंने मुझे इस तरह से सीरियस नहीं लिया कि ये कोई बड़ी लाइक बच्ची है या इसमें कोई स्पार्क है। तो नॉर्मली स्पार्क, वो अगर भाई सुन रहा तो यकीनन फील करे, उसको कहा जाता है कि स्पार्क सारा उसमें है। अच्छा जी। ये बस मीडियोकर, मतलब ये ऐसे सब बच्चा है। हालांकि और खैर मैं शायद वो सुनते सुनते आप फिर वैसे ही हो जाते ना, तो मैं बड़े एक एवरेज, जिसे कहते हैं ना कि आई वॉज 80% स्कोरिंग चाइल्ड, नॉट अ टॉप स्कोरर चाइल्ड, 80-70% स्कोरिंग चाइल्ड होता था मैं स्कूल में। और हाँ, लेकिन जब मैं कॉलेज में गई तो फिर एक अचानक से आपके अंदर चीज़ आती है ना, तो सडनली आई स्कोर्ड वेरी हाई इन माय इंटरमीडिएट। और तब मेरे फादर भी एकदम हैरान हुए कि ये चाय इतनी लाइक थी। तो हमने तो कभी इसको सीरियस ही नहीं लिया उस तरह से कि आप होता था कि बस ठीक है बेटी है, चलो भाई। कॉलेज में ऐसा क्या था वैसे? आप देखें आज ऑब्वियस है उस कॉलेज के भी स्टूडेंट सुन रहे होंगे, टीचर सुन रहे होंगे, कोई एक्स प्रिंसिपल को आज के प्रिंसिपल सुन रहे होंगे, ऐसा क्या खास था? और आज भी है ऐसी ही उनकी वैल्यूज़ हैं, ऐसी क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ पर? मुझे लगता है एक डिसिप्लिन और एक इन्वायरमेंट ऑफ पेट्रियाटिज्म जो कि एक एयरफोर्स आप में इनकलकेट करती है, वो था। तो वी यूज टू फील वेरी प्राउड दैट वी आर पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। और एयरबेस कॉलेज सरगोदा इसलिए बार बार मेंशन कि मैंने आज तक इतने प्रोफेशनल लोगों से, ब्यूरोक्रेट से मिली हूँ, प्रोफेशनल लोगों से हु बिलोंग टू दैट इंस्टीट्यूशन। तो कुछ तो बात थी उस इंस्टीट्यूशन में। फेडरल बोर्ड में दे यूज टू टॉप, उनकी टॉप पोजीशंस होती थी, और एक जो डिसिप्लिन का माहौल होता था ना हमारे अंदर, और एक वी यूज टू टेक प्राइड इन बीइंग स्टूडेंट्स देयर। फिर वहाँ मुझे ट्रैवलिंग का मौका मिला, क्योंकि मैं शुरू से डिबेट्स में आई वॉज एट द, पढ़ाई में नहीं होती लेकिन डिबेट्स में मेरी फर्स्ट ही पोजीशन आती थी हमेशा। इट नेवर हैपन कि आई एम पार्टिसिपेटिंग इन सम डिबेट कॉम्पिटिशन और वहाँ मेरी पोजीशन नहीं आई। अच्छा, इसको भी मेरे पेरेंट्स बड़े अंडर एस्टिमेट करते थे, मतलब क्या डिबेट में फर्स्ट पोजीशन ले ली, क्या कर लिया कमाल। लेकिन वहाँ पे मैंने फिर ऑल पाकिस्तान काफ़ी सारे डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जीते, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। वहाँ मुझे दे यूज़ टू गिव मी अपॉर्चुनिटी, वो मुझे प्लेटफॉर्म मिला कॉलेज में। तो वो वहाँ पे फिर मेरी पर्सनालिटी जो थी एक दफ़ा, जैसे कहते हैं ना कि पॉलिश हुए आप, और पता चला कि भाई आई हैव समथिंग इन मी। अच्छा, वहाँ सरगोदा में, क्योंकि मैं सरगोदा के साथ एक अटैचमेंट फील करता हूँ, उसकी वजह वहाँ की लैंड, वहाँ का कल्चर। मेरा ख्याल है कि सरगोदा बजाते खुद एक पूरी दुनिया है। बेशक छोटा शहर है, लेकिन हमारे बड़े मोहतरम दोस्त, बड़े भाई फ़ारूक सुहेल गुंदी साहब का ताल्लुक सरगोदा से है। और एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि मैं सफ़र कर रहा था, वो साथ थे मेरे, तो उन्होंने स्पेशली सरगोदा में कहीं ब्रेक लगवा के, एक हिंदू घर था, वो उनके पुराने चाहने वाले थे, बड़े मोहब्बत करने वाले, वहाँ से हमें नाश्ता करवाया और हमें कल्चर के बारे में, और आजकल भी उनकी कई वीडियोज़ आई। जी। सरगोदा के साथ मैंने हमेशा एक अटैचमेंट फील की। आप समझते हैं कि इलाके का, वहाँ की वैल्यूज़ का, वहाँ के कल्चर का, वो सब लोगों पे असर पड़ रहा होता है। बिल्कुल। वो तमाम की तमाम जो आपके साथ आपकी फेलोज पढ़ रही थी, बाद में कोई राब्ता उनके साथ, वो कहाँ पहुंची? क्या वो भी पॉडकास्ट कर रही हैं? क्या वो भी रेडियो कर रही हैं? क्या वो भी PhD कर चुकी हैं? क्या वो भी स्कॉलर बन गई हैं? अच्छा कासिम साहब, एक होता है एक एवरेज, सारे चल रहे होते हैं ना अपनी सफ़र में, जर्नी में, ज़िंदगी में। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जंप उस एवरेज पूल से सिर्फ वही शख्स करता है जिसको फिर बड़े सख्त तरीन हालात का मुकाबला करना पड़ता है। आप एवरेज से अबव एवरेज आसानी से नहीं हो सकते। आगे जैसे आपने कहा ना कि क्या वो भी PhD, नहीं, मेरा नहीं ख्याल, या वो कोई पॉडकास्ट कर रही हैं, या वो कोई ज़िंदगी में इतनी एक्टिव हैं। बल्कि अक्सर मैं कभी अपनी क्लास फेलोज़ को कभी देखती हूँ, या तो मुझे हंसी भी आती है, खैर शुक्र भी मैं अल्लाह का करती हूँ कि देयर इज़ अ ह्यूज उस तरह से डिफरेंस कि आप शायद मेरे अंदर वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रिगार्डिंग माई मेंटेनेंस, मैंने कैसे रहना है, मैंने अपना ख्याल कैसे रखना है। और अमूमन हमारे यहाँ पाकिस्तानी ख़वातीन देखिए अपना आप छोड़ देती हैं, ख्याल नहीं करती।
तो वो टिपिकल बहुत सी उसमें जो ज़्यादातर हाउस वाइफ्स हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ़ देयर चिल्ड्रन, फैमिलीज़, और अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और लेकिन ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ही कोई रिनाउंड मेरे साथ उस पूल में से कोई निकला तो ऐसा मुझे याद नहीं। किसी टीचर को याद करती हैं जी आप, कोई ऐसा टीचर जिसको क्रेडिट देना चाहें, कोई किसी सब्जेक्ट का टीचर कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, जिसका कोई बड़ा कह लीजिए एहसान हो, जिसने कुछ ऐसा पढ़ाया हो, कुछ बताया हो, कुछ शाबाशी दी हो? हाँ, ऐसे डेफिनेटली उस्ताद, आपको ज़िंदगी उनका बड़ा एक रोल होता है। स्कूल में मिस नुदरत होती थी, शी वाज़ वेरी नाइस। फिर हसन साहब होते थे इन आर एयरबेस कॉलेज, वो बड़े, उनकी प्लेजेंट पर्सनैलिटी होती थी एंड आई ऑलवेज यूज टू एडमायर हिम। जिस तरह वो क्लास पढ़ाते थे, जिस तरह हमें ट्रीट करते थे। बड़े सीनियर टीचर होते थे बहुत, जो काफ़ी एजड होते थे, उनके साथ एक हंसी मजाक का और उनसे पढ़ने का। अंजुम सईद, सलमा शरीफ, दे यूज टू बी। बड़ी बात, आपको नाम याद है? हाँ बिल्कुल। तो वो बड़ा एक अच्छा उस्तादों से सीखने का मौका मिला। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की जर्नी है वो एक और कहानी है। अच्छा। कि वहाँ तक कैसे मैं पहुँची। हाँ, उस तरफ चलते हैं जी। यूनिवर्सिटी भी आप सरगोदा नहीं रही जी? नहीं, एक्चुअली प्री मेडिकल किया और यहाँ तक इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिल गई मुझे कि अच्छा अगर मेडिकल में दाखिला हो गया तो चली जाना। अब वो अल्लाह की तरफ से मेडिकल में दाखिला जो था वो 2-3 नंबरों से रह गया। अच्छा। तो अब उसके बाद फिर कहा कि अब तो भाई ज़रूरत ही नहीं जाने की। तो मेरे फादर ने तो बड़े आराम से कहा कि भाई अब यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, अब आप यहीं पे रहेंगे। तो मेरे ना हमेशा से गोल्स एक होते थे। सरगोदा एक छोटा शहर था, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी उस वक्त तो थी नहीं, अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है, और कॉलेजेस थे। सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ही लिमिटेड थी। वही था कि लड़कियाँ बड़ी ज़्यादा आप MA इंग्लिश कर लेंगी एंड यू नो देन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। तो आई वॉज वेरी क्लियर विद देम कि मैंने यहाँ नहीं, आई हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी का शौक था मुझे कि मैं, मेरे पास सब्जेक्ट सिलेक्शन हो ये वो। तो खामोशी से उस ज़माने में कासिम साहब वो जो इंटरनेट होता था ना, वो तार वाला जिसमें टू टू की आवाज़ें, डिस्टॉर्शन, फिर घंटा बैठे रहो वेबसाइट अपलोड हो रही है, तो ये होता था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली एक दिन बैठे बैठे, कौन सा एडमिशन खुला हुआ है? तो एक एडमिशन खुला हुआ जी मैथ्स कम्युनिकेशन। अच्छा, अब आप यकीन कीजिए मुझे नहीं पता था मैथ्स कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है। मैंने कहा यार चलो एडमिशन खुला हुआ है, इधर अप्लाई कर देते हैं, लेट्स सी। लेकिन वो हम समझ रहे होते हैं कि हम ऐसे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपका पाथ जो है ना वो डिसाइड किया होता है। ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर दिया, टेस्ट हुआ, टेस्ट में अपीयर हो गई, फॉर्म शॉर्म सबमिट करवाए। तो इस सारे के दौरान मेरे फादर को ये लग रहा था कि मुझे कर रही है कौन सा, इसने चले जाना। लेकिन जिस वक्त मेरा मेरिट लिस्ट लगी तो आई वॉज एट द टॉप ऑफ माई मेरिट। अच्छा। तो मैंने कहा जी अब तो मैंने जाना है। ठीक है, ठीक है जी। जिसके ऊपर अगेन एक बहुत बड़ी मेरी स्ट्रगल थी अपने फादर के साथ, फैमिली के साथ, कि जी मैंने लाहौर पढ़ने जाना है, एंड ही वाज नॉट रेडी फॉर टू सेंड मी टू लाहौर, कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता आपने यूनिवर्सिटी। तो समझिए एक तरह से रिबेलियन भी मेरे अंदर हमेशा से था। मैं हमेशा से एक कहूँ कि मैं डरती शरती कोई नहीं थी किसी से, इनिशिएटिव ले लेती थी। तो मैंने फादर को कहा कि जी नहीं, आई हैव टू, मैंने पढ़ने आगे जाना। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में आने वाली अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी मैं। अच्छा, सही। जो कि ज़िम्मेदार फैमिली से वो निकल के, और वो आई ब्रोक द ट्रेडिशंस एंड आई केम टू यूनिवर्सिटी एंड आई सेड कि जी आई एम गोइंग टू स्टे। तो फिर मेरा वहाँ से यूनिवर्सिटी का सफ़र जो था वो शुरू हुआ। स्कॉलरशिप्स मिलते थे, तो चीज़ें। अच्छा, ये तो बड़ी दुनिया थी ना। लाहौर का साइज़ सरगोदा के मुकाबले में आबादी के लिहाज से, अपॉर्चुनिटी के लिहाज से, और बिलखसूस यूनिवर्सिटी पंजाब तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और एक पूरी दुनिया उसके अंदर। जी जी। और मीडिया स्टडीज़ के बड़े बड़े काबिल लोग वहाँ पढ़ाते। आपके दौर में तो बड़े बड़े, अभी भी बड़े बड़े काबिल लोग हैं जो पढ़ा रहे होंगे। जब यहाँ आ गए तो यहाँ के बड़े बड़े चैलेंज क्या आते? जितना मर्जी बंदा सरगोदा में लायक हो, जब किसी बड़े शहर में आता है तो सामने कुछ हर्डल्स होते हैं, कुछ इशूज़ होते हैं। नहीं, यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे भी बड़े लाइक बच्चे थे, क्लास में स्टूडेंट्स थे। पढ़ाई में दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत रहने और उसमें थी, क्योंकि एक जो भी था एक घर के माहौल के आदी थे। यहाँ आके हॉस्टल में रहना पड़ा। हॉस्टल में अब मैं अपनी बेटी को भी बड़े फ़ख्र से बताती हूँ कि एक चारपाई मिली और एक छोटा सा कमरा था बिल्कुल ही, यानी इसको भी 4 हिस्से कर लें, ये तो बहुत बड़ा हॉल है जहाँ बैठे हुए। तो उसमें भी 4 से 5 चारपाइयाँ होती थी, जिसके ऊपर आपने, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऐसी ही होती है, इसमें कुछ अशके उसके तरह के नहीं मिलते जो हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आजकल मिल रहे हैं। और एक बहुत ही सादा सा हमारा मैस होता था जिसमें हमने जाना, और वो एडजस्टमेंट करना मुझे एक दफ़ा धचके लगे काफ़ी सारे। फिर बसेस पे सफ़र करना, बस गर्मी शदीद है, बस में जा रहे हो, आ रहे हो, खड़े होके जा रहे हो, घंटे घंटे के सफ़र कर रहे हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आज जब मैं अपनी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी लग्जरियस लाइफ को मैं देखती हूँ, तो मैं फिर कहती हूँ कि वो जो मैंने ज़िंदगी गुजारी, एक स्ट्रगल की उधर, उसने शायद मुझे रिजिलियंट उसी ने बनाया। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट आई शुड हैव गॉन थ्रू दैट। बिल्कुल ठीक। ना होता तो शायद मैं ये ना बनती। अच्छा, एक चीज़ ऐड करूँ आपकी परमिशन से।
मेरा ख्याल है वो तमाम बच्चे या हमारे बच्चे, हम कभी कभी हम अपने बच्चों को भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर देना चाहिए, सिर्फ शाबाशी और बकअप करना ही ज़रूरी नहीं होता। जिनको थोड़े कंफर्ट मिल गए ना, उनको नहीं पता स्ट्रगल क्या है। यानी ये एक नस्ल थी, हमारी नस्ल, आपकी नस्ल, कुछ हमारे सीनियर्स की नस्ल, जिन्होंने पैदल चल चल के पढ़ाई की है। मैं डॉक्टर साहबा इंटरमीडिएट तक मुझे अपने घर से जो स्टॉप था जहाँ से वैगन मिलती थी वो तकरीबन किलोमीटर का फासला था। मुझे बाज़ औक़ात दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी मुझे वहाँ जाके वैन लेके फिर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। और शदीद गर्मी में, यकीन करें, कहीं ऐसी जगह थी जहाँ से बंदा गुजरते हुए सोचता था कि यार कभी शायद ज़िंदगी में ना कभी मेरे पास कोई मोटर बाइक होगी या कोई गाड़ी होगी और फिर मैं यहाँ वहीं से गुजर रहा हूँगा। तो वक्त देखें एक ऐसी चीज़ है जो बदलता है और अल्लाह का बंदे को शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, रेडियो की तरफ कैसे आ गई ये? क्योंकि मैं समझता हूँ, जितना मैं डॉक्टर बरीरा को जानता हूँ, एक अरसे से मेरा इनके साथ एक बड़ा एहतराम का ताल्लुक है। 10 साल तकरीबन, 8-10 साल हो गए, 10 साल ही हो गए तकरीबन जी, क्योंकि मेरे वो फेमस होने से पहले का ज़माना है, वायरल नहीं हुई थी मेरी वीडियोज़, उससे पहले का ज़माना। तो मैंने देखा है कि रेडियो पे डॉक्टर साहबा का कमिटमेंट और इनका रेडियो करना और रेडियो के साथ एक अटैचमेंट, बल्कि मुझे उस ज़माने में लगता था कि रेडियो आपकी लाइफ है जी। आप कोई सांस लेने के लिए जैसे कोई खिड़की खोलता है, तो आप, मेरा ख्याल है वो उस ज़माने में सांस लेने के लिए बड़े पैशन के साथ रेडियो पे आती थी। क्योंकि रेडियो का भी आज हम बता ही दें कि हमें कुछ नहीं मिलता था, ये सिर्फ हमारे पैशन ही थे, कोई उसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह नहीं था। अक्सर लोग रेडियो शौकिया करते हैं। रेडियो की तरफ आप कैसे, और रेडियो कहाँ कहाँ किया आपने? अच्छा, ऐसा था कि जब मैं पढ़ रही थी मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे ऑडिशंस के लिए आते थे, पीटीवी से आए लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 200 स्टूडेंट्स का हुआ ऑडिशन और आई वाज द ओनली वन चोज़न। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। थोड़ा सा मैंने पीटीवी पे काम किया एज अ होस्ट, फिर मुझे एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी मैंने काम किया, लेकिन वो मेरे घर पता चल गया कि पीटीवी में काम हो रहा है। तो उसके बाद अगेन माय फादर जम्प्ड इन सेड कि यू आर नॉट गोइंग टू वर्क। टीवी तो आप समझ रहे ना, एक छोटे शहरों में टीवी एक बड़ी बुरी चीज़ समझी जाती, तो टीवी बंद करा दिया मेरा। फिर उसके बाद मेरी ARY में सिलेक्शन हुई, इसी तरह एज अ न्यूज़ एंकर, वो भी मैं थोड़ा सा एक प्रोग्राम मैंने किया उनके साथ ARY न्यूज़ पे। फिर उसके बाद अगेन आई हैड टू लीव। इस दौरान मैं यही बता दूं कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। BS के दौरान ही मेरी शादी हो चुकी थी। हम कर गए, इतना बड़ा वाकया जिंदगी का, अहम वाकया, पॉजिटिव अहम वाकया। हाँ, BS में मेरी शादी। BS में जॉब थी जी। BS के 3rd सेमेस्टर में आई गॉट मैरिड। आई वाज वेरी यंग। और हुआ ये कि जितना सख्त माहौल घर का था उससे डबल सख्त आगे मियाँ मिल गए। अल्लाह, नहीं आप गिला नहीं कर सकते इतने काबिल इंसान को, इतने शानदार काबिल डेफिनेटली है, लेकिन उनके लिए भी मीडिया जो था ना एक, वो बड़ी बुरी चीज़ थी। तो टीवी, मुझे पता लग गया भाई ये तो सारा जालिम समाज टीवी के खड़ा हुआ, इन्होंने मुझे टीवी पे नहीं जाने देना। तो मैंने कभी टीवी नहीं तो फिर रेडियो, क्योंकि हमेशा से मेरे अंदर ये आदत थी कि मैंने अपनी रास्ता तो बनाना होता था। तो आई सेड कि भाई ठीक है मैं रेडियो करूँगी। अब अच्छा, वहाँ पे तो मेरी शक्ल नज़र नहीं आ रही ना, फिर मेरी आवाज़ आ रही, तो मुझे करने दें। तो काफ़ी मिन्नतें तरले वगैरह करने के बाद डिसाइड किया चलो कर लो रेडियो। तो देन पहला ही जो स्टेशन मैंने ज्वाइन, शुरू में तो हम यूनिवर्सिटी में रेडियो करते थे, वो जो 104.6 पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहाँ बड़ा अरसा काम किया और बड़ी कमिटमेंट से वहाँ भी करती थी। शाम के प्रोग्राम लेने, अल्लाह बख्शे डॉक्टर मुहीसुद्दीन शेख हमारे, बड़े काबिल जी, बहुत काबिल इंसान, हमारे चेयरपर्सन थे। और वो बड़ा उन्होंने आइडेंटिफाई किया टैलेंट मेरे अंदर कि शी इज़ द वन, इसकी आवाज़ है, शी हैज़ गॉट द कॉन्फिडेंस, शी शुड बी देयर। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि उन्होंने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया मेरे टैलेंट को। और वहाँ से फिर डायरेक्ट आई मूव टू FM 100। वहाँ ऑडिशन हुआ, एक गार्डन टाउन वाला, गार्डन टाउन में, बिल्कुल। अब तो वहाँ नहीं रहा वैसे। हाँ, वहाँ नहीं रहा अब तो। और उस ज़माने में FM का बड़ा क्रेज़ होता था। हाँ, को जो FM का RJ होता था वो बड़ा एक पॉपुलर पर्सनालिटी होती थी, और बड़ा हम अपने आप को बड़ा स्वैग होता था हमारा कि गाने चलाने यूँ और ये। तो वो आई यूज़ टू इन्जॉय रेडियो एंड आई डिड ऑल काइंड ऑफ रेडियो फॉर्मेट्स। इवन के 10 से 12 रात को भी इतना शौक होता था कि 12 बजे भी मैं ड्राइवर के साथ फिर करके अपने वापस घर आती थी। अच्छा, कि कुछ अर्सा मैंने इंग्लिश भी किया, उसमें नाइट, लेट नाइट किए, दोपहर की, अर्ली मॉर्निंग किया। तो कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं था विच आई लेफ्ट। ऑल्दो कि वो, यू आर वेरी राइट कि उसमें कोई पैसे वगैरह रेडियो में आपको मोटिवेशन थी, मोटिवेशन बहुत थी। और मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी में जितना पॉलिश मुझे रेडियो ने किया, कोई शक नहीं। और मेरी, आप यकीन कीजिए कि CV में जो इनपुट ब्रॉडकास्टिंग ने डाला है, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और चीज़। मैं एक बात यहाँ पर डॉक्टर साहब की सेकंड कर दूँ। चंद दिन पहले
लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में 15 साल तकरीबात थी रेडियो की, उनका रेडियो स्टेशन 15 साल। जी बिल्कुल। तो मैं वहाँ मौजूद था, तो वहाँ भी मैंने बात की कि जितना मुझे रेडियो ने सिखाया शायद इतना किसी चीज़ ने नहीं सिखाया, क्योंकि सामने कोई होता ही नहीं है। हाँ। आज तो देखिए हमें पता है ना, कैमरा हमें देख रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, और इसके बाद इस बोले हुए को किसी ने सुनना है, फिर देखना है, फिर कमेंट करना है, फिर फीडबैक आना है। वहाँ तो हमें खबर ही नहीं है कि ये जो हमारी बातचीत है इसको सुनने वाला कौन है, और कोई जो कॉलर फीडबैक है वो भी रेयर होता है। कोई कह लीजिए कि रेगुलर जो कॉल्स हैं, कितनी कॉलों में से 2-3 कॉलें ले सकते हैं आप। अब ये बताइए कि आप कितना अरसा FM 100 पे रेडियो करती रहीं, आप कितने अरसा उसमें RJ के तौर पे, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मेरा ख्याल है 15 साल तो कम से कम उधर FM 100 के साथ मैं एसोसिएटेड रही। 15 साल ऑफ एंड ऑन, कभी महीना, कभी मैं अगर नहीं भी हूँ अवेलेबल तो भी, मतलब मेरा ख्याल है मैं फिर जब मैंने ज्वाइन किया है तो वो आपका वो छोड़ने का कोई आखिरी दौर होगा शायद, क्योंकि उसके बाद तो हम दोनों ने बंद करा दिया। वो जगह ही बंद होगी ना जी, वो मैंने उन्होंने मूव कर लिया। नकवी साहब हमें सुन रहे होंगे, माइंड ना कर दे बड़े भाई हमारे। अच्छा, जब मूव हुआ तब भी मैं जाती थी, लेकिन फिर आप मसरूफ मेरा ख्याल है बहुत मैं बिजी हो गया था। हाँ जी, मैं चला गया। तो कासिम साहब का जब शो शुरू हुआ था तो नकवी साहब ने मुझे बुलाया स्पेशली, और उन्होंने मुझे कहा कि बड़े ही ज़बरदस्त इंसान है, और यार अच्छा मैं नहीं जानती थी कासिम साहब को, सही वो फेमस नहीं थे जी। वो आपने इंटरव्यू उनका करना है, तो उसमें मैंने कहा क्या बात हमने करनी है, उनका जी ये जो सोशल इश्यूज़ और इन पे बात करें, बड़े लाइक इंसान है। तो मैंने कहा जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि उनका पहले 1-2 होस्ट के साथ मैंने करवाया है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब मुझे वो सारे याद आ गए, बस वो कुछ बड़े फनी किस्म के फनी वाकये, तो वो नहीं हमने वो नहीं डिस्कस करने। हाँ, वो हमने नहीं फीडबैक देनी। पता नहीं इस वक्त जहां भी अल्लाह ताला खैर से रखे, आफियत से रखे। लेकिन ये वाकई नकवी साहब को मैंने तो कहा कि जी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मेरा प्रॉब्लम है डॉक्टर साहबा कि मेरे साथ अगर कोई कंडक्ट करने वाला उसका वो पिक ना कर सके, उसको समझ ना आ रही हो। अगर उसको समझ नहीं आ रही ना, और वो सिर्फ सतही सवाल कर रहा है, तो मेरी ये हिस्स बहुत तेज है जो माइंड रीड करने। उन्होंने मुझे कहा उनका कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, उनका लेवल और है और वो लेवल हम नहीं। तो मैंने कहा अच्छा चलो, उन्होंने कहा आप एक दफ़ा करें। तो बस वो हमने फिर मेरा ख्याल है शुरू किया, और वो नेचुरली इतना अच्छा फ्लो हमारा बना कि वो वायरल तब से मेरा ख्याल है चीज़ें। अच्छा देखिए, वो लकीली बड़ा शुरू में ही रिकॉर्ड हमने करना शुरू कर दिया। यानी उस जमाने में हमारा वो बड़ा प्यारा बच्चा अभी भी टीम है, जिशान जिशान के पास एक हैंडी होता था। अच्छा, कोई ऐसी चीज होती कोई नहीं थी। बाद में हम ऑडियो वहां से लेके उसको सिंक करते थे और अपलोड करते थे। कोई लाइट्स नहीं होती थी कासिम साहब, इट वाज बिल्कुल ही नॉर्मल सा एक स्टूडियो होता था जिसमें बैठ के हम जो है वो बातें कर लिया करते थे। वो मैं ऐसे मौकों पे अजरा है मजाक कह रहता हूँ कि वो आपको याद होगा मैं छोटा सा होता रहता यानी अगर उस तस्वीरों को वीडियो को निकाल के हम लोग देखें तो 10 साल पीछे चले जाएं तो डॉक्टर साहबा का और मेरा वो जो टाइम है ऑब्वियस है कि 10 साल पीछे जाएं तो कम से कम ये बुढ़ापा नहीं था। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी तो अब पहले और शक्ल होती, तो मैंने कभी वो 15 साल पुरानी 10 साल पुरानी बातें, अब ऑब्वियसली शक्ल तो चेंज होनी है उम्र के साथ तब्दीली। अच्छा, ये फिर आपने जो मेरा ख्याल है हम लोगों का कोई 1.5-2 साल हमने किया जी, तकरीबन 1.25 साल का टाइम है जो इकट्ठे हमने रेडियो किया। और अक्सर हम ये क्लेम करते हैं दोनों कि जो पॉडकास्ट है ये हम कर चुके थे बिल्कुल। यानी इसी तरह माइक लगा के कैमराज रिकॉर्डिंग। उस जमाने में आप याद करें रेडियो रिकॉर्ड नहीं होता था, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। ये बड़ी इब्तदा थी कि हमने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया और ये फिर वायरल होने लग गया। और उसके कई अच्छा, एक आपको मजे की बात ये भी बताऊं कि इसमें बाज़ चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती थी। लाइक एक दफ़ा वो मैंने कहीं पढ़ा, अच्छा उस जमाने में मैं रेफरेंस नहीं संभालता था। अब तो मेरी टीम पूरा काम करती है जी, वो ढूंढ के रखती है और तलाश करती है। फिर मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये जो बात मैंने कही यहाँ लिखी हुई, तो मैंने कहीं कह दिया कि जो मोहब्बत है वो 18 माह उसकी लाइफ होती है बिल्कुल, उसके बाद वो जिद में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, इस तरह की बात मैंने कह दी। वो तो जी कोई तमाशा बना। और आपने ये भी कहा था कि ब्रेकअप से 3 महीने के बाद आप रिकवर कर जाते हैं। 3 महीने के टाइम में अगर आप नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ चुके होते हैं। आशिक सारे हमारे खिलाफ हो गए और जितने टूटे दिल वाले आशिक थे वो बिल्कुल ही खिलाफ हो गए और मोहब्बत करने वालों की पूरी एक फौज जो है, जम्मे गफीर जो था वो हमारे खिलाफ हो गया। उसने कहा जी आपने क्या जुर्म कर दिया है, मतलब मुझे मोहब्बत भी रहमतुल्लाह अलैह लगे, यानी मोहब्बत भी को बुजुर्ग है जिसकी मैंने शान में गुस्ताखी कर दी है और लोग सारे मेरे पीछे। लेकिन लोग इसका मतलब बहुत गौर से सुनते थे बहुत गौर से। अच्छा, अब देखिए ना, अब तो वैसे हर दूसरे दिन ही कोई मीम बनती है, कोई बात बनती है, कोई एंगलिंग कर देता है। और पिछले दिन मेरी कोई तस्वीर थी तो किसी ने लगा के ऊपर लिखा हुआ बिला तबसरा,
वो शुक्र है संजीदा सारे लोग थे, किसी ने कोई तबसरा ही नहीं किया हुआ था, माशाल्लाह माशाल्लाह लिख दिया, लेकिन हर कोई चाह रहा होता है कि कोई एंगल बने, बिल्कुल कोई मजाक बने और मजाक बनाया। अच्छा मैं आज आ जाऊँगा, रेडियो आपने फिर कंटिन्यू रखा, छोड़ा? क्योंकि मेरे तो लास्ट आखिर वही इलम में है कि FM 100 वहाँ से फिर शिफ्ट होके माल रोड चला गया, माल रोड चला गया शायद, मैं नहीं फिर जा सका जी। मैं नकवी साहब मुझे मिलने आते रहे, लेकिन मैं उन्हें दोबारा जाके मैं ज्वाइन नहीं कर सका, प्लानिंग भी हमारी हुई। आप करती रही वहाँ पर? हाँ, मैंने कंटिन्यू किया मॉल रोड में भी कुछ अरसा, लेकिन उसके बाद ये था कि जितना अरसा 15 साल मैं रेडियो की, तो मैं सिर्फ रेडियो नहीं कर रही थी। अच्छा जी। उसमें मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही थी। मैंने तकरीबन विजिटिंग में पूरे लाहौर की, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ मैंने नहीं पढ़ा। माशाल्लाह इतना स्टूडेंट है मेरा, और मैं जहाँ जाती हूँ कोई ना कोई स्टूडेंट, और माशाल्लाह मेरे से वो अब लगते हैं कि बड़े हैं सब, और उनके माशाल्लाह 4-4 बच्चे हैं, और वो फिर मुझे देखते इससे मुकाबला नहीं कोई कर सकता। सही बात आपको बता रही हूँ, मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो बड़ा मुझे अच्छा आके मिलते हैं मुझे, कभी कहीं कोई मिल जाता है, कोई मिल जाता है, तो वो पढ़ाने का सिलसिला मेरा साथ साथ जारी रहा। और ये मीडिया के स्टूडेंट्स थे सारे? ये मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स थे सारे। और तब मैंने, मेरी क्वालिफिकेशन MPhil थी, MPhil मैंने किया हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी से। परमानेंट जॉब की तरफ जब मैंने जाने की कोशिश जब भी की, तो ये था कि एक तो मेरी बेटी छोटी थी, और क्योंकि आपकी एक साहबजादी है? मेरी एक ही बेटी। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि मेरे तो इल्म में है वो हमारी बेटी जो है बड़ी काबिल वो है जी, और अल्लाह ताला लंबी जिंदगी उसको दे। एक बेटी जी? एक बेटी है मेरी, और मैंने उसमें अपने आप को इन्वेस्ट किया है। फातिमा, मेरी बेटी का नाम फातिमा है। अब A levels में आ गई ना? अब O levels में। सही, ठीक जी। तो जब वो बिल्कुल छोटी सी हुई, तो मुझे ये लगता था कि मैं कैसे करूँगी जॉब, अच्छा 9 to 5 कैसे करूँगी, अच्छा परमानेंट जॉब की। तो मैं ना हमेशा डर के परमानेंट साइट पे जाती नहीं थी। तो आई यूज्ड टू स्टे टू विजिटिंग, कि इसको ये फील ना हो कि माँ नहीं है घर पे, माँ शुड बी देयर। तो बड़ा मैंने इनिशियली उसको, आप यकीन कीजिए, क्योंकि एक ही थी बच्ची, मेरा फोकस ऑफ अटेंशन थी, तो छोटी सी, अभी उसको बोलना नहीं आता, उसको स्टोरीज पढ़ के मैं सुनाया करती थी। और वो ऐसे स्टोरी पढ़ती थी बुक कि उसको नहीं पता था कि लिखा क्या, लेकिन उसको ज़बानी याद होती थी स्टोरी पूरी, और वो साथ साथ कागज़ पलटती थी और एग्जैक्ट वही बोल रही होती थी सेंटेंसेस। तो करते करते खैर जब फातिमा थोड़ी बड़ी हुई, तो फिर मुझे लगा कि नाउ इट्स टाइम कि ज़िंदगी का मैं अगला स्टेप लूँ। ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि PhD की तरफ मुझे जाना चाहिए। अच्छा, PhD का बहुत से लोगों को ये भी था कि जी आप कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान से करने का, और कुछ इस तरह से नहीं है। इस दौरान आई डिड गेट अ स्कॉलरशिप, मुझे न्यूजीलैंड से ऑकलैंड यूनिवर्सिटी से ऑफ़र हुआ। और लेकिन अगेन वही बात है कि क्योंकि जब आपने पूरी फैमिली आपके साथ जुड़ी होती है, तो उनको ले के जाना करना, तो मुझे लगा कि ये बहुत डॉन्टिंग टास्क है, मैं नहीं कर सकती, कोई इतनी सपोर्ट सिस्टम मेरे पास नहीं था, तो मैं नहीं गई। तो फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान से ही आई विल कंटिन्यू। तो लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी से मैंने 2018 में अपनी PhD जो थी वो फिर उसको शुरू किया। और इनिशियली फिर इसको शुरू किया और 3 साल में PhD को ख़त्म कर दिया। वेरी गुड। और बेटी उस वक्त मेरी बहुत छोटी थी, मतलब अभी 3 के 4 ग्रेड में थी। और मुझे याद है कि मैंने उसके साथ बैठ की चीज़ डिस्कस की कि बेटा मेरी शाम को क्लासेस होती थी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू सेक्रीफाइस विद मी, या मामा ने अब पढ़ना है या कुछ इस तरह। तो उसने मेरा बड़ा साथ दिया। शी स्टूड बाय माई साइड कि मामा आप करें, और कोई बात नहीं। वो मेरा इंतज़ार करती थी घंटों, कभी मेरे साथ क्लास में बैठी होती थी कॉपी पेंसिल पकड़ के। सही। तो करना मतलब मेरा ख्याल है जब माएँ करती हैं पढ़ती हैं, तो बच्चों को तो साथ उसमें एडजस्ट करो, और सिस्टम को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि माएँ जब पढ़ने के लिए आती हैं, जब माएँ जिनके छोटे बच्चे हैं जब जॉब के लिए आती हैं, तो सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे बच्चे अकोमोडेट किए जा सके, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं किए जाते थे। सो इस तरह से फिर 2023 में सारे जर्नी में 2 चीज़ें तो बड़ी क्लियर नज़र आती हैं, एक स्ट्रगल, इनिशिएटिव और स्ट्रगल। जी बिल्कुल। अल्टीमेट कोई विजन, कोई गोल ऐसा ज़रूर होगा ना डॉक्टर बरीरा, जिसको आपने सामने रखा और आप चलते चलते यहाँ तक पहुँचे। हाँ, जब मैंने PhD कर लिया तो सबने मुझे कहा कि अच्छा जी आप टीचर लग जाएं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, और दिस इज़ द एंड। मैंने भी सोचा कि बस अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगी और बस अब ज़िंदगी गुजारूंगी। इस दौरान मुझे ऑफ़र हो गई लाहौर कॉलेज ऑफ विमेन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की सीट आई। मैंने अप्लाई कर दिया, और वहाँ पे सिंडिकेट में जब सिलेक्शन हुई तो मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा थे और मेरी सिलेक्शन हो गई। इनिशियली मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि अच्छा ये ना करो जॉब, या मतलब दिस इज़ नॉट, आपके डेजिग्नेशन को शायद सूट नहीं करती, यू आर अ PhD एंड यू शुड। अच्छा, वो करते कराते बहरहाल जो भी कुछ टीचर्स बीच में आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यू शुड कोई थोड़ा सा ना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लो। तो मैंने ज्वाइन कर ली वो नौकरी। आप यकीन करें कि उस नौकरी ने लिटरली मेरे पसीने जिसे कहते हैं छुड़वा दिए, कि लिटरली गर्मियों में ज्वाइन की थी सर्दियों में सोचो निकल गए। हाँ, कि इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। अच्छा जी।
फॉर मी। कितना अरसा और ये जॉब मैंने की है कुछ 7 से 8 महीने। अच्छा। हाँ जी। जिसमें कि मुझे डील करना था लोकल मीडिया को, रिपोर्टर्स को, मीडिया हाउसेस को और यूनिवर्सिटी की एक इमेज बिल्डिंग। अच्छा, अब आप ज़रा वो पढ़े लिखे जाते हो ना और आप कहते हो कि जी मेरा ये विजन है, मैंने तो वहाँ जाके ग्राउंड रियलिटीज़ पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक सेक्टर में बड़ा मसला है। हाँ। ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी पब्लिक सेक्टर में सर्व कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, उसको तो सलूट है जी हमारी तरफ से। और बाकी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। वो सिस्टम इतना जामिद है जी, इतना स्टैटिक और इतना रुका हुआ है कि आप कहीं जाते हैं तो आपको बड़े चैलेंजेस। जब एक ब्राइट जाता है ना नया बंदा, यंग बंदा करने के लिए कि भाई किसी जज्बे के साथ मैं अब काम करता हूँ, तो पहले दिन ही आपको कहा जाता है कि भाई काम करने की ज़रूरत नहीं। हाँ। आप यहाँ पे आए हैं बस अपना सुकून से शुक्र करके कुर्सी पे बैठे और जाए। तो ये माहौल था। हाँ। उस माहौल में भी अल्हम्दुलिल्लाह आई डिलीवर्ड। हाँ। और बीइंग वो मैं पहली खातून पब्लिक रिलेशंस हेड थी जो वहाँ पे गई, और वहाँ पे एज अ खातून मतलब डिलीवर करना वाज अ हेल ऑफ अ जॉब। और वहाँ पे बड़ी सियासतें जो टिपिकल एक पब्लिक सेक्टर्स में होती हैं, खैर आई हैड टू बियर देम। इसके दौरान मुझे मौका मिला कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का, जिसमें कि USAID के साथ मैंने काम किया, NRSP के साथ काम किया। जब मैं वहाँ लोगों को देखा, मैं मिली, तो मुझे एक दफ़ा एहसास तब हुआ कि टीचर मैंने नहीं बनना है। अच्छा। हाँ, दैट वाज अ अवेकनिंग कि आई एम नॉट गोइंग टू बिकम अ टीचर। मेरी ज़िंदगी में जो मेरा गोल है वो डेवलपमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट सेक्टर, जहाँ पे जाके मैं, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल, सारा आई हैव टू यूज़ देम। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, मुझे ये लगा कि आई कैन कम्पीट वेरी वेल विद देम। ठीक है। एंड दैट वाज मेरा ख्याल एक टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद मैंने फिर अप्लाई करना शुरू किया प्रॉपरली। CVs किस तरह, वो एक अलग पूरा कभी हम करेंगे एपिसोड के CV कैसे बनाई जाए अप्लाई करने के लिए, बहुत अहम है, कैसे बनाई जाए, कैसे भेजी जाए, लिंक्डइन कैसे इस्तेमाल करना है आपने, क्या है। तो करते 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 अब आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट अ न्यू पोजीशन। और आजकल अब कहाँ पहुँच गई जी? आजकल मैं वहाँ पहुँची हूँ जहाँ पे मैं हमेशा सोचा करती थी कि दैट इज़ गोइंग टू बी माई गोल डेस्टिनेशन। अभी करंटली आई एम वर्किंग विद वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का जो बलूचिस्तान के ऊपर फोकस्ड है, और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ मैं काम कर रही हूँ, और एज अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट फॉर लीड फॉर द होल प्रोजेक्ट। And it is a very challenging job, it is a very difficult job I would say, but it is all about delivering something for the development of Pakistan। वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, और पाकिस्तान में काम किस तरह से, और ऑफिसर्स कैसे फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, और वहाँ पे मीडिया को कैसे हैंडल करना है, वहाँ पे लोगों तक अवेयरनेस कैसे पहुँचानी है। जैसे कि अब हमने आम लोगों तक पहुँचना है, तो आपको तो अंदाज़ा होगा, आप ट्रैवल करते हैं कि बलोची, सिंधी, ब्रावी, पश्तो, सराइकी, सिंधी, कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं जिसके अंदर कंटेंट की ट्रांसलेशन नहीं है, जो लोगों तक बात पहुंचानी हुकूमत की। बिल्कुल सही। तो अब ये फील्ड है, और मुझे अब इस पे खुशी ये है कि दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज वांटेड। सही। आई नेवर वांटेड टू कन्फाइन माई सेल्फ इन टू टीचिंग ओनली। बिल्कुल सही। अच्छा, आप मेरा ख्याल इस जॉब की वजह से तो आप फिर शिफ्ट हो गई ना जी? हाँ जी। अब आप लाहौर से, पहले आप सरगोदा से लाहौर आई हैं और अब आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रही हैं। लाहौर मेरा ज़्यादा शहर है, मुझे लगता है सरगोदा से ज़्यादा टाइम तो मैंने लाहौर में 18 साल सरगोदा में गुजरे, और उसके बाद से देखे लाहौर। तो लाहौर में तो दिल है मेरा, मेरे लाहौर में सारे दोस्त लाहौर में हैं। और मेरा जब इस्लामाबाद जाने तो सारे बहुत ही उदास हुए कि भाई ये क्या हो गया। हाँ। लेकिन ज़िंदगी में जब चेंज आता है ना, वो ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है चेंज और ट्रांजिशन, तकलीफ भी होता है। सही बात जी। लेकिन आपने अगर गोल्स बड़े हैं आपके ना, तो फिर आपको वो ट्रांजिशन और चेंज लेना पड़ता है। जो शख्स बदलता नहीं है, तब्दील नहीं होता, चेंज की तरफ नहीं जाता, वो अपनी जगह पे सारी ज़िंदगी वहीं मौजूद रहता है, वो तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो अभी आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, लेकिन कासिम साहब के साथ मैंने रखा हुआ है कि कासिम साहब हमने कुछ शोज को कंटिन्यू रखे कुछ ना कुछ जो है ना जी, हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहबा के इस्लामाबाद मूव करने के बावजूद, क्योंकि एक इतनी शानदार सीरीज चली है और इसकी एक बाकायदा फॉलोइंग है। हाँ। और इसको ये रजिस्टर्ड है। सबसे बड़ी बात है कि ये पॉडकास्ट लोगों के दिमागों में रजिस्टर्ड है। इसके कई वीडियो क्लिप आपको बताता चलूँ कि वो वायरल हुए, और इतने वायरल हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो हमारा रेफरेंस बन गया, सराइकियों वाला, पख्तूनों वाला भी, और कहीं ऐसे फिर कहीं एक पूरी रिसर्च के साथ थे जो एनर्जी लेवल्स पे हमने किए, और खुद को ख़त्म करने के हवाले से, नफ्सियात के हवाले, रिलेशनशिप के ऊपर, बहुत सारे सोलमेट के ऊपर, कितने कमाल के टॉपिक्स को हमने टच किया। अच्छा, मैं इख्तिताम पे आखिरी सवाल जी, मैं चाहूँगा कि आपको सुनने वाले सरगोदा की यंग बच्चियाँ भी होंगी जो स्कूल पढ़ी हैं, कॉलेज पढ़ी, उसी कॉलेज में पढ़ी हैं। हाँ।
यूनिवर्सिटी पंजाब की मीडिया की स्टूडेंट्स होंगी, फिर लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की भी स्टूडेंट्स होंगी, और कई ऐसे लोग होंगे जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, आपको बिलखसूस फीमेल्स, आप क्या मैसेज देंगी? क्योंकि लाइफ देखिए बजाते खुद एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, और ये आज का पॉडकास्ट आपका इंटरव्यू करने का मेरा मकसद बुनियादी तौर पे ये था कि बड़े लोगों को हिम्मत मिले, बड़े लोगों को ये पता लगे कि हम ये जो कहीं बैठे होते हैं ये कोई एक दिन में और एक बटन दबा के और एक स्टेप में नहीं बैठे होते, इसकी कितनी किस्तें होती हैं, अदा करते 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 आखिर कामयाब पहुंचते हैं। क्या कहेंगी? अच्छा, ज़िंदगी में इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको बहुत कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कभी नहीं मिलता कि आपके लिए एवरीथिंग इज़ रेडी, 100% सपोर्ट हर तरफ से मिल रही है। आपको क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है, आपके हेटर्स बहुत होते हैं, जेलसी बहुत है प्रोफेशनल लेवल पे। हाँ जी, लेग पुलिंग बहुत है, क्योंकि कोई भी एक जब प्रोफेशनल बंदा जिसमें टैलेंट होता है, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसको कोई आगे नहीं निकलने दे रहा होता, वो आपको बाहर से भी मिलता है, घर में भी, हर तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा होता है। लेकिन जिस शख्स की नर्व्स मजबूत है, मैं लड़कियों को ख़ास तौर पर, अगर ख़वातीन जो सक्सेसफुल होती ना, मैं कहती हूँ कि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, लेकिन स्टिल इट इज़ अ बिग डील फॉर देम, क्योंकि वो बेचारी माँ भी है, वो बीवी भी है, वो बेटी भी है, उसके ऊपर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस भी हमने लगाई, उसके बावजूद शी हैज़ टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो घबराना आपने नहीं है और आपने ज़िंदगी में जो है वो स्ट्रगल अपनी कंटिन्यू रखनी। कोई आपके बारे में जो मर्ज़ी कहता है, देखिए हाँ, हमारे यहाँ ख़वातीन के बारे में, ख़वातीन को पीछे करना तो बहुत आसान है ना, कि आप उनके बारे में गलत बात करें या कुछ इस तरह से, लेकिन आपने अपना जो एम है वो ज़िंदगी में ज़रूर जहन में रखना है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर मैं और कासिम साहब शो में कहते हैं कि अपना एक छोटा सा ऐसा हल्का ज़रूर रखें, जो कि आपको बकअप करता है, जो कि आपको शाबाश देता है, जिनके साथ आप बैठ के दिल की बात करते हैं। मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी, मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड सर्कल है। और क्योंकि आज मैं ये शो स्पेशली कर रही हूँ, तो मैं कासिम साहब को भी यहाँ पे ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि एक इतना हमारा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, और मेरा ख्याल है बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कलीग्स कासिम साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट कलीग। हमेशा मैं बताता चलूँ कि ये जो हम कहते हैं ना पुराने ताल्लुक और पुराने, इसमें कोई शक नहीं है कि आप देखिए ये 8-10 साल का टाइम है, और हमेशा मेरी तो बेस्ट विशेज़ रहती हैं डॉक्टर साहबा। मैं हमेशा एलानिया आज तो बल्कि ये कह रहा हूँ ऑन कैमरा कि आपकी काबिलियत, आपकी स्ट्रगल से मैं वाकिफ़ हूँ, और मेरी बड़ी बेस्ट विशेज़ होती हैं, मेरी बड़ी हमेशा ये दुआएं होती हैं। मैं हमेशा नोट कर एक बात कहता रहूँ कि जो जहाँ पर आप हैं ना, आपका पोटेंशियल इससे बहुत ज़्यादा है। ये मेरा जुमला हमेशा मैंने आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में रजिस्टर करवाया है, हमेशा इसको सेकंड किया, कईयों ने कहा होगा, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा कि डॉक्टर साहब आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, और इसका अल्लाह ताला ने आपको, मेरा ख्याल है कि एक टाइम भी बदला, और आपका जितना बड़ा मिशन है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि पॉजिटिव लोग आपके इर्द गिर्द हों, जो कि आपके दिमाग में ना कुछ पॉजिटिव बातें डालें। हर वक्त नेगेटिव सुनते रहेंगे तो फिर आप उस पर यकीन करने लग बिल्कुल सही बात। तो पॉजिटिव लोगों का जिंदगी में, अच्छे लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। तो कासिम साहब का मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया, मैंने भी हमेशा इंकरेज किया, उन्होंने भी मुझे हमेशा इंकरेज किया। नकवी साहब बहुत मेरे ज़बरदस्त कलीग हैं। नकवी साहब को वैसे हमें स्पेशली मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा नकवी साहब पे। नकवी साहब हमें सुन रहे होंगे, और FM 100 को वो लीड कर रहे हैं हमेशा। यार कमाल इंसान, हाँ, बहुत, यानी आप ये देखें वो सिखाने, बताने, समझाने में उन जैसी कोई मिसाल नहीं है। उन्होंने हमेशा, देखिए वो सीनियर है, कई चीज़ों में उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, स्टेशन को हेड करना, बिल्कुल। तो वो मुझे भी याद आता है वो ज़माना कि कभी उन्होंने कुछ भी कहना होता था ना, बड़े ही तरीके से उन्होंने सुलझे तरीके से बुला के चाय शाय पिला के कहना कि फिर उसके बाद फिर उनका एक लहजा खास, बड़ा ज़बरदस्त, उनका बड़ा प्यारा लहजा है, बड़ा आर्टिस्टिक सा उनका अंदाज है। और कोई हम उनकी तस्वीर ढूंढ के भी इसमें लगाते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो क्लिप्स जो हैं वो बड़े वायरल होते हैं। तो नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से कभी देखिए हम FM 100 में इकट्ठे थे, आज ये पॉडकास्ट जो है वो मिलियंस में सुना जाता है, देखा जाता है। उनका एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे ज़िंदगी में, वो बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, क्योंकि हम उनसे ना अपनी हर बात करते थे कि नकवी साहब ये मसला है, अब ये मसला है, और वो हमेशा समझाया करते थे, सोल्यूशन देते थे। है वो कमाल, उनकी क्वालिटी बहुत बड़ी है कि उनका माइंड लगता सोल्यूशन, मॉडल नहीं बनाते, उनको सोल्यूशन की तरफ ले जाते। तो ये लोग होने बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन, अल्लाह ताला से दुआ करें, अच्छा सोचें, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने एक बड़ा कमाल का पॉडकास्ट डॉक्टर बरीरा का हमने रिकॉर्ड किया, उनका इंटरव्यू, उनका जर्नी, उनकी स्ट्रगल। शायद ये 35-40 मिनट में ख़त्म हो गया होगा, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि कोई कहीं भी पहुंचता है उसमें कितने सालों की मेहनत, कितनी दहाइयों की मेहनत होती है, कितने दिनों की मेहनत होती है। और खुदा के लिए आप मुस्बत सोचा करें, मुस्बत कहा करें, अप्रिशिएट किया करें। ये एक रीत रवाज, मेरी फाउंडेशन, मेरी ज़ात, मैंने अपने उस्तादों से सीखा, अपने बड़ों से सीखा,
और अपने शागिर्दों को भी मैं सिखाता रहता हूँ कि कोई भी अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें। हर एक की एक मेहनत है, हर एक का एक रोल है। और आज का प्रोग्राम मैं आपको अब इख्तिताम पे बता रहा हूँ, दरअसल मैं डॉक्टर साहबा का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि डॉक्टर साहबा ये बड़ा एक कमाल का हमारा कम्बिनेशन रहा, आगे भी चलता जा रहा है। हम थोड़ी सी हमने इसकी क्वांटिटी में फ़र्क कर दिया, और क्योंकि डॉक्टर साहबा की अब मसरूफ़ियत ज़्यादा इस्लामाबाद में है, लेकिन इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आप आइंदा दिनों में भी सुनते रहेंगे, हमें फीडबैक देते रहेंगे। बल्कि हमारा एक वादा है लाइव कभी करना है हमने, इंशाल्लाह कभी लाइव, बड़ा पुराना वादा हमने किया हुआ है, इसको लाइव लेके जाते हैं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।